कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पवन कॉमिक से। कॉमिक का नाम है विचित्र पहेली। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है विचित्र पहेली, जिसके संपादक हैं देवकीनंदन शर्मा, कथानक हैं कुमुद रस्तोगी और चित्रकार हैं शेष चंद्र गुप्त। तो कॉमिक में कुछ ऐसा है। अलकापुरी की राजकुमारी ललिता को बचपन से ही नाच गाने का बहुत शौक था। वह नृत्य प्रति अपने गुरु बिरजू महाराज से नृत्य सीखा करती थी। जब वह नृत्य कला में पूर्ण परंपरागत हो गई तो उसके गुरु बिरजू महाराज ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। गुरुजी ने सोचा, ललिता की शिक्षा पूरी हो चुकी है, मुझे अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए राज दरबार ठीक रहेगा। अगले दिन वह राजा चंद्रदत्त के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। कौन? बिरजू महाराज। कहो, हमारी बेटी की शिक्षा कैसी चल रही है? महाराज, राजकुमारी की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मैं चाहता हूँ उनकी परीक्षा ली जाए। तो फिर लीजिए, उसमें संकोच कैसा? उसी की आज्ञा लेने में आपके पास आया हूँ महाराज। मैं चाहता हूँ वह अपना नृत्य आपके सामने दरबार में पेश करे। ठीक है, कल हम शाही नृत्य कक्ष में उसका प्रबंध करा देंगे। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर बिरजू महाराज वहां से चले गए और उनके चले जाने के बाद, वाह, कल शाही नृत्य कक्ष में हमारी राजकुमारी नृत्य पेश करेंगी। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी राजकुमारी के दर्शन प्राप्त होने के साथ साथ उनकी नृत्य कला देखने का भी अवसर मिलेगा। अगले दिन नृत्य कक्ष में शाही लोग व बाहर के देशों से आए मेहमान से खचाखच भरा था। उन लोगों में उज्जैन का विख्यात चित्रकार वेणु भी था। तभी राजकुमारी ललिता ने अपने गुरु बिरजू महाराज के साथ वहां प्रवेश किया। सुंदर, अति सुंदर। यह तो राजकुमारी ललिता, फिर तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। राजकुमारी ललिता ने वहां बैठे समस्त लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद नृत्य शुरू हुआ। उसके पांव तबले की थाप पर थिरकने लगे। उसके सुंदर हाथ हवा में लहराकर तरह तरह की मुद्राएं बनाने लगे और लोग, वाह, कितना सुंदर नृत्य है। लगता है इंद्रलोक की कोई नृत्यांगना स्वयं नारी का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आई है। नृत्य समाप्त होने पर, सुंदर, अति सुंदर बेटी, तुम्हारी नृत्य कला देखकर हमें प्रसन्नता हुई बेटी। धन्यवाद पिताश्री। तब, बिरजू महाराज, तुम सचमुच इनाम पाने के अधिकारी हो। मंत्री जी, बिरजू महाराज को राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। जो आज्ञा महाराज। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के बाद, ये लीजिए बिरजू महाराज, आपके परिश्रम का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज, आपकी सुकीर्ति युगों युगों तक फैली रहे। उधर नृत्य कक्ष से बाहर निकलने के बाद उज्जैन के युवराज अजय पाणी को दुल्हन चाहिए। इससे अच्छी दुल्हन उन्हें और कहाँ मिलेगी। उस रात वेणु को नींद नहीं आई। मैं अगर उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दूं तो बात बन सकती है, मगर कैसे? सीधे तरीके से बात बिगड़ने का डर है। इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन सुबह उसने राजमहल की दीवार पर एक सूचना लगा दी, जिसमें उस राज्य के तमाम चित्रकारों को चुनौती दी गई थी। और लोगों की बातें, ऐसी चित्रकारी करना तो किसी भी चित्रकार के लिए असंभव है। मुझे तो यह चित्रकार कोई पागल लगता है, वरना ऐसी चुनौती कौन देता है। वेणु की चुनौती का जब कोई जवाब न दे सका तो राजा चंद्रदत्त ने उसे अपने राज दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। चित्रकार वेणु, तुम्हें हमारी बेटी का महल सजाना होगा। यह मेरा सौभाग्य होगा अन्नदाता। तो फिर जाओ और आज से ही अपना काम शुरू कर दो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर वेणु वहां से चला गया। वेणु ने उसी दिन से राजकुमारी ललिता का महल सजाना शुरू कर दिया। उसने ललिता के कक्ष की दीवारों पर युवराज अजय पाणी की विभिन्न मुद्राओं में अनेक सुंदर चित्र अंकित कर दिए। राजकुमारी ललिता ने जब अपने कक्ष की दीवारों पर अजय पाणी की सुंदर चित्र देखा तो, वाह, कितना सुंदर और मनमोहक चित्र है। कौन है यह सुंदर पुरुष चित्रा? मुझे क्या मालूम राजकुमारी जी, इसका भेद तो उस चित्रकार को मालूम होगा जिसने यह चित्र बनाया है। अगर आज्ञा हो तो चित्रकार से पूछा जाए। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पता लगाने की। हमें क्या लेना देना है उससे, पागल कहीं की।
किंतु वेणु ने उन दोनों की बातें एक तरफ पर्दे की ओट में छिपकर सुन ली। अब मुझे अपनी योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करना चाहिए, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। इसके लिए मुझे अपने मित्र चारू की सहायता यानी कि सहारा भी लेना पड़ेगा। संयोग से उसी नगर में वेणु के इस मित्र का घर था। वह अपने मित्र के घर पहुंचा। आओ मित्र, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, कैसे हो? मैं दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ चारू। तो बताओ मित्र, संकोच कैसा? कल तुम्हें महल के सामने जाकर तमाशा दिखाना होगा। तमाशा? कैसा तमाशा वेणु? क्या मुझे ललिता की तरह नाचना होगा? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वे दोनों योजना बनाते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। और रास्ते में तुम्हें महल के सामने खड़े होकर नाच गाना करना होगा और अजीबोगरीब मुद्राओं में तरह तरह की भूमिकाएं अदा करनी होगी। वे दोनों महल के सामने जाकर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहते कि मुझे एक मूर्ख की भूमिका अदा करनी है, ऐसा ही समझ लो मित्र। उसके बाद दोनों वापस लौट पड़े। तुम्हारी हरकतें इतनी अजीब हों कि तुम्हें महल के अंदर बुलाकर ले जाया जाए। अब मेरी समझ में आया, अगर तुम अपनी भूमिका में सफल रहे तो राजकुमारी ललिता भी तुम्हें अपने कक्ष में अवश्य बुलाएंगी और तब मैं ललिता को आकर्षित करने के लिए अजय पाड़ी की तारीफ के पुल बांधूं। कितने बुद्धिमान हो तुम। अगले दिन सुबह महल के बाहर दरवाजे के सामने हलचल शुरू हो गई। चारू ने नृत्य कला की मुद्रा के तरह तरह मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा और लोग बाग, वह देखो कैसा तमाशा दिखा रहा है, चलो चलकर देखते हैं। देखते ही देखते चारू के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तभी शाही बगीचे में घूमते राजा चंद्रदत्त की नजर चारू पर पड़ी तो वे उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। उसे देखिए मंत्री जी, कैसा अजीब ढंग से पैर चला रहा है, शायद कोई बहुरूपिया लगता है। जी महाराज, वह चारू है। चारू? हाँ महाराज, वह बहरूपिया है, तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन करता है। तो फिर चलिए मंत्री जी, आज इसी की कला का रसास्वाद करते हैं। चलिए महाराज। वे दोनों उसके पास पहुंच गए। महाराज, अरे नाच तो ऐसे रहा है जैसे अपने आप को राजकुमारी ललिता समझ रहा हो। मूर्ख कहीं का। इसका बेसिर पैर का गाना तो जरा सुनिए महाराज, पागल कहीं का। लेकिन चारू अपनी धुन में नाचता गाता रहा। इस राज्य में सूरज और चांद से अंधेरा है और उस पहाड़ी पर रात बड़ी चमकीली है। तब राजा चंद्रदत्त ने उसे अपने महल में अंदर बुलवाया। मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी आप इसको अंदर महल में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। अंदर महल में पहुंचकर, ओ भले मानस, जरा हमें भी तो बताओ कि रात कैसी चमकीली होती है और सूरज चांद कैसे अंधेरा है। जैसे फूलों को भौरों से, भौरों को कलियों से और कलियों को मधुमक्खियों से बैर है, वैसे ही सूरज और चांद को उजाले से बैर है महाराज। और वह एक के बाद एक अजीबोगरीब पहेलियां बुझाता रहा और सुनाता रहा। ऐसे मनोरंजक वातावरण में भी राजकुमारी ललिता अपने कक्ष में अकेली बैठी अपने ही विचारों में खोई हुई थी। और चित्र को देखकर, कितना सुंदर चित्र है इस युवक का, क्या वह सचमुच ही इतना सुंदर है? लेकिन यह युवक है कौन, किस देश का राजकुमार है? तभी एक सेविका ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी जी की जय हो। क्या बात है मैना? कुमारी जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं और महल में महाराज खूब मजे ले रहे हैं। वह किसी बहरूपिया को पकड़ लाए हैं। अच्छा, तो फिर उस बहरूपिया को मेरे कक्ष में ले आओ, कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। जो आज्ञा राजकुमारी। उसके आने से मेरा ध्यान तो बटेगा, जो व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ है। चारू को राजकुमारी ललिता के कक्ष में लाया गया। उसकी नजर कक्ष की दीवारों पर बने चित्र पर पड़ी। अजय पाड़ी, उज्जैन का राजकुमार? तुम जानते हो? उसे कौन नहीं जानता राजकुमारी जी। कामदेव सा सुंदर और बाहुबली सा बहादुर, उसे तो सारा संसार जानता है। तुम काफी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हो उसकी चारू। नहीं राजकुमारी जी, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कहाँ हैं। राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बैठो चारू, मुझे उनके बारे में बताओ। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वह तो साक्षात कृष्ण का अवतार बनकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और तब चारू ने अजय पाड़ी के पराक्रम और उदारता की कितनी ही कहानियां राजकुमारी को सुना डाली।
उन कहानियों को सुनकर राजकुमारी और उनकी सखियां सब मुग्ध हो उठीं। काश मैं ऐसे वीर प्रतापी और धर्मात्मा की पत्नी बन पाती तो कितना अच्छा होता। आह, ऐसा पुरुष तो मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। लेकिन महाराज चंद्रदत्त के मंत्री पुत्र अजीत की नजर बहुत दिनों से राजकुमारी ललिता पर थी, इसीलिए वह छिप छिप कर उनकी बातें सुन रहा था। ओह, तो यह बहरूपिया राजकुमारी के दिल में प्रेम की चिंगारी लगा रहा है। मैं अभी महाराज को जाकर इसकी खबर देता हूँ। वह दौड़ता हुआ महाराज चंद्रदत्त के कक्ष में पहुंचा। महाराज, राजकुमारी जी के कमरे में जो हो रहा है उसे रोकिए। क्या हो रहा है, हमें साफ साफ बताओ। महाराज, वह बहरूपिया राजकुमारी के मन में प्रेम की चिंगारी फूंक रहा है। अजीत, तुम होश में तो हो? महाराज, मैं तो होश में हूँ, मगर राजकुमारी जी प्रेम में पागल होकर जल्दी ही होश खो बैठेंगी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप स्वयं अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए। हाँ, हम स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। अभी चलो हमारे साथ। और महाराज चंद्रदत्त क्रोध में भरे राजकुमारी की कक्ष की ओर चल पड़े। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस बहरूपिये को ऐसा दंड देंगे कि वह जन्म भर याद रखेगा। ऐसा ही दंड मिलना चाहिए उस बहरूपिये को महाराज। उधर राजकुमारी के कक्ष में चारू तरह तरह की मुद्राएं बनाकर राजकुमारी का मनोरंजन करने के साथ साथ अजय पाड़ी के रूप के गुणगान भी कर रहा था। क्या सचमुच इतने ही सुंदर हैं राजकुमार अजय पाड़ी? मैंने बताया ना राजकुमारी कि वह सुंदरता में कामदेव हैं। तभी महाराज चंद्रदत्त ने कक्ष में प्रवेश किया। निकल जा यहाँ से बहरूपिये, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। तूने मेरी बेटी के कक्ष में आने की हिम्मत कैसे की? महाराज, क्षमा करें पिताजी, इसको तो मैंने ही बुलवाया था। बेटी, तुम इस बहरूपिये को नहीं जानती। यह राई का पहाड़ बनाने में माहिर है, इसीलिए तुम इसकी बातों में ना आना। लेकिन पिताजी, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर आपको किसी पाजी ने कान भर दिए हैं। यह तो केवल हमारा मनोरंजन कर रहा था। मनोरंजन ही सही, लेकिन अब इसका महल में क्या काम? चारू, तुम जाओ और आगे फिर कभी इस महल में मत आना। यह लो अपना इनाम। जो आज्ञा महाराज। चारू राजमहल से बाहर आया। मेरा काम पूरा हो गया। वह पूरी तरह राजकुमार के प्रेम में रंग चुकी है। वह जब घर पहुंचा तो वेणु को अपने इंतजार में बैठा पाया। तुम आ गए मित्र, बताओ तुम्हारा नाटक कैसा रहा? सफल रहा? सब कुछ तुम्हारी आशा का अनुकूल ही हुआ है। तो क्या राजकुमारी के दिल में राजकुमार के प्रति प्रेम? हाँ मित्र, प्रेम चिंगारी उसके मन में फूट पड़ी है और आशा है कि तुम्हारे राजकुमार में भी वे सब खूबियां होंगी जो बता कर आया हूँ। खूबियां तो उनमें बहुत हैं, तो फिर राजकुमारी भी कोई कम नहीं। उधर जब चारू ने राजकुमारी ललिता को राजकुमार अजय पाड़ी के पराक्रम की कहानियां सुनाई, तब से राजकुमारी ललिता खोई खोई रहने लगी। न जाने मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। हर समय बस उसी का ध्यान बना रहता है, उन्हीं का चित्र घूमता रहता है। समझ नहीं आता क्या करूं। बेटी की इस तरह उदास रहने का समाचार जब महाराज चंद्रदत्त को मिला तो वो व्याकुल हो उठे। मंत्री जी, समझ नहीं आता कि हमारी फूल सी बेटी दिन पर दिन क्यों मुरझाती जा रही है। पहले से हंसी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। क्षमा करें महाराज, उनका प्रेम रोग हो गया है। प्रेम रोग? जी महाराज, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, राजकुमारी जी का विवाह। विवाह तो हम भी उसका कर देना चाहते हैं, मगर कोई योग्य लड़का तो मिले। लड़का तो घर में ही है मौजूद महाराज, मगर आप उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। कौन है वह? अपना अजीत। अजीत का नाम सुनते ही महाराज चंद्रदत्त आग बबूला हो उठे। मंत्री जी, क्या इस धरती पर राजकुमारों की कमी हो गई है जो हम मंत्री पुत्र से अपनी बेटी की शादी करेंगे? शादी तो तुझे मेरे बेटे से ही करानी होगी चंद्रदत्त। तभी राजकुमारी ललिता ने दरबार में प्रवेश किया। पिताजी, मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटी। इस महल में मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ दिन महल से अलग रहकर माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। विचार उत्तम है बेटी, भगवान में मन लगाओगी तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो फिर आप मेरे रहने का मंदिर के पास अलग प्रबंध कर दीजिए। अवश्य बेटी। कुछ ही दिनों में जब मंदिर के पास मकान बनकर तैयार हो गया तो ललिता अपनी सखियों के साथ उसमें अकेले रहने लगी। यह शीतल चांदनी भी मुझे अब आग की तरह लगने लगी है, मैं क्या करूं?
तभी एक दिन उसने चित्रकार वेणु मंदिर के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इसी चित्रकार ने मेरे मन में प्रेम का बीज बोया है, मैं इसे बुलाकर उनका पता पूछती हूँ। उसने चित्रकार वेणु को मंदिर के अंदर बुला लिया। राजकुमारी जी, आप और यहाँ? हाँ चित्रकार, मैं अपना समय माँ दुर्गा की सेवा में बताती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह कपड़े में कुछ गहने लेकर लौटी। ये आभूषण मैं तुम्हें पुरस्कार में दे रही हूँ, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। वेणु उन आभूषणों को लेकर मंदिर से बाहर निकला तो अचानक उसकी नजर मखमल के कपड़े पर कड़े शब्दों पर पड़ी। यह क्या प्रेम संदेश! उस कपड़े पर लिखा था, कमल को पाए बिना हंस चैन से नहीं रह सकता। वेणु अजय पहाड़ी के पास पहुंचा। कमल को पाए बिना हंस चैन से नहीं रह सकता, यह कैसी पहेली है वेणु? यह पहेली नहीं, एक कहानी है राजकुमार, राजकुमारी ललिता की कहानी। इतना कहने के बाद उसने पूरी कहानी राजकुमार अजय पाणी को सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद तो फिर तुम राजकुमारी से मेरे मिलने का कोई उपाय करो मित्र, जो आज्ञा राजकुमार। तभी उज्जैन के महाराज ने अपने पुत्र अजय पाणी को बुलवाया। बेटा, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन का सुख और आराम सब त्यागना होगा। आप आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं अपना जीवन तक त्याग दूंगा। तो फिर तैयार हो जाओ युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाने के लिए। तुम्हें बंग पर चढ़ाई करके उसके राजा को बंदी बनाकर हमारे पास लाना होगा। जो आज्ञा महाराज। बंग के राजा को युद्ध में परास्त करके अजय पाणी ने उन्हें बंदी बना लिया। सेनापति, इसे महाराज के पास ले जाओ, मैं अलकापुरी जा रहा हूँ। जो आज्ञा युवराज। वह रास्ते में अनेक राज्यों को जीतता हुआ तेजी से अलकापुरी की ओर बढ़ता गया। मेरा यह विजय अभियान अब अलकापुरी जाकर ही खत्म होगा। उसने अलकापुरी के बाहर अपना शिविर लगाया। जब उसके सैनिक विश्राम कर रहे थे तो उसने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलवाया। तुम राजा चंद्रदत्त के पास जाओ माधव, उससे कहना कि मैं शांति की अवस्था में आया हूँ, उनकी बेटी राजकुमारी ललिता से विवाह करना चाहता हूँ। जो आज्ञा युवराज। उनका संदेश मिलते ही राजा चंद्रदत्त दौड़े चले आए। युवराज, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अपने राज्य से ही संदेश भेज दिया होता। कष्ट कैसा महाराज, मैं तो आपकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह तो मेरी बेटी का सौभाग्य है, तुमने उसका हाथ मांग लिया। वैसे कल रात मुझे सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी बेटी का विवाह उज्जैन के युवराज अजय पाणी से होना तय है तथा मेरी बेटी के स्पर्श से ही सब रोग दूर हो जाया करेंगे। सच महाराज? हाँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। ठीक है महाराज, आप जाकर विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं अपने पिताजी को यह शुभ समाचार भेजता हूँ। राजा चंद्रदत्त ने यह समाचार अपनी बेटी को जा सुनाया। ललिता, माँ दुर्गे से तेरी प्रार्थना सुन ली है। हमने तुम्हारा विवाह उज्जैन के राजकुमार अजय पाणी के साथ तय कर दिया है। क्या यह वह अजय पाणी है जिसका चित्र वेणु ने दीवार पर बनाया था? किंतु राजकुमारी ललिता को फिर भी विश्वास न हुआ और उसने अपनी सहेली मंगला को पता लगाने के लिए आदेश दिया। मंगला, तुम जाकर पता लगाओ कि यह राजकुमार वही अजय पाणी है या नहीं। तुम चिंता न करो सखी, मैं स्वयं उसके शिविर में जाकर पता लगाऊंगी। और मंगला योगिनी के वेश में उनके शिविर में घुस गई। वाह, कितना सुंदर है यह राजकुमार, साक्षात कामदेव लगता है। सचमुच ललिता कितनी भाग्यशाली है। उसके बाद वह राजकुमार के पास पहुंची। यह एक जादुई माला है राजकुमार, इसके आगे बड़े से बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। धन्यवाद देवी। वह जैसे ही शिविर से बाहर निकली उसके मन में कपट आ गया। क्यों ना मैं स्वयं इस राजकुमार से विवाह कर लूं, ललिता मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यह सोचकर उस दुष्ट मंगला ने एक षड्यंत्र रचा। वह सहमी हुई सी राजकुमारी ललिता के पास पहुंची। क्या हुआ मंगला, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता सखी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारे राजकुमार अजय पाणी के शरीर में एक प्रेत का वास है। क्या? मगर तुम्हें यह कैसे मालूम? मैं वहां योगिनी के वेश में गई थी, उन्होंने स्वयं मुझे प्रेत को निकालने की विनती की थी। क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा मंगला? हाँ सखी, वह बड़ा भयानक था, जंगली जानवरों की तरह खूंखार लगता था। उफ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई मंगला, मैं अब क्या करूं?
तुम इतना निराश न हो सकी, उससे छुटकारा पाने का एक उपाय है कि तुम विवाह के समय अपनी जगह किसी सहेली को बिठा देना। उससे क्या होगा? होगा क्या? वह उससे विवाह कर लेगा और तुम उस जगह से बाहर निकल जाना, फिर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा जाओगी। तो फिर यह काम तू ही कर और मुझे इस बंधन से मुक्ति दिला। जिस दिन ललिता की बारात आई तो मंगला राजकुमारी से जाकर अकेले में मिली। उसके कपड़े और आभूषण उतरवाने लगी। मुझे अपने आभूषण दे दो और तुम अपनी सेविका चंपा के कपड़े पहन लो। फिर मैं जो कपड़े उतारूंगी उन्हें तुम चंपा को पहनवा देना, क्योंकि वह मंगला बनकर दुल्हन के साथ जाएगी। फिर तुम उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर खोखले बट वृक्ष के झुरमुट में जाकर छिप जाना। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मंगला का विवाह अजय पाणी से हो गया। रात में हल्का प्रकाश होने के कारण किसी को उस पर शक न हुआ। उधर राजकुमारी ललिता वट वृक्ष के पास पहुंची। उफ, यहाँ तो कितना घना अंधेरा है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ूंगी। इसीलिए वह किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ गई और बेचैनी से बारात के लौटने का इंतजार करने लगी। अजय पाणी मंगला को रथ में बैठाकर बारात के साथ अपने नगर को रवाना हुआ और जैसे ही उसका रथ उस बट वृक्ष के पास पहुंचा, मंगला बोली, स्वामी, कल रात मुझे इसी बट वृक्ष का सपना दिखा था। मैं इसके खोखलेपन से पहचानती हूँ और वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा था। तांत्रिक ने आकर मुझे बचा लिया। सपने कभी सच नहीं हुआ करते। देवी ललिता, आगे चलो। नहीं, मेरे सपने अक्सर सच होते हैं स्वामी, इसीलिए मैं कहती हूँ आप इसे जलवा दीजिए। ठीक है, हम इस पेड़ को अभी जलवा देते हैं। और तब, सेनापति, इस भुतवा वृक्ष को जलवा दीजिए तुरंत। जो आज्ञा महाराज। अगले ही क्षण वह वृक्ष में आग लगा दी गई, लेकिन दूसरे वृक्ष पर बैठी ललिता उसकी सारी बात सुन रही थी। उफ, मैंने उसे अपने विश्वस्त सहेली समझा और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम मुझे मारने तक का षड्यंत्र रच डाला। और वहां, चलो, रास्ते का कांटा तो दूर हुआ। बेचारी ललिता। बारात के चले जाने के बाद ललिता नीचे उतरी और जलते हुए पेड़ की ओर बढ़ने लगी। मैंने अपना पति और सखी दोनों ही खो दिए। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इस जलते हुए पेड़ में कूद जाती हूँ। तभी उसने पिता की बात याद आई और वह रुक गई। पिताजी को माँ दुर्गा ने वरदान दिया था कि कुछ कठिनाइयों के बाद मेरी शादी अजय पाणी से हो जाएगी, इसीलिए धीरज रखना होगा। वह फिर जंगल की ओर चल पड़ी। गंगा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर एक सन्यासी बनकर रहने लगी। मुझे अब अपना सारा जीवन अकेले यहाँ रहकर गुजारना होगा माँ दुर्गा के चरण में। उज्जैन पहुंचने पर अजय पाणी के पिता ने अपने बेटे का जोश के साथ स्वागत किया। बेटे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अतः अब तुम राजपाट संभालो और मुझे इस बार से मुक्ति दो। नए राजा अजय पाणी की जय। उधर दुष्ट मंगला के दुर्भाग्य का चरण आरंभ हो गया था। अजय पाणी को तेज बुखार आ गया और वह बेहोशी की दशा में ललिता को पुकारने लगा। ललिता, तुम कहाँ हो? जल्दी आकर अपने स्पर्श से मेरा बुखार ठीक कर दो। लेकिन मंगला उसके कमरे से बाहर निकल आई। मेरे स्पर्श से रोग अच्छा हो जाना चाहिए, वरना मेरा भेद खुल जाएगा। उससे एक भयानक योजना बना डाली। मुझे बुखार के देवता को शांत करना होगा। इसके लिए मुझे एक नरबलि देनी होगी। और वह चंपा के कमरे की ओर चल पड़ी। नरबलि के लिए चंपा ठीक रहेगी, वही मेरा भेद जानती है। इस बलि के बहाने मुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। उसने चंपा को नरबलि के अलावा सारी बातें बता दी। अतः वे दोनों रात के अंधेरे में एक उजड़े हुए काल भैरव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंगला ने बलि के लिए एक बकरा भी अपने साथ ले लिया। सियार रो रहे हैं और अंधेरा भयानक लग रहा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मालकिन। डर क्यों रही हो पगली, मैं जो हूँ तेरे साथ। मंदिर में पहुंचकर मंगला ने खड़क के एक झटके से ही बकरे की गर्दन काट डाली। बकरे की कटते ही मंगला हाथ में खून से सना खड़क लेकर भयानक हो उठी। उफ, कितनी निर्दयी है यह औरत। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। यहाँ यह कहीं मेरी। उसने फिर बेदी पर खून और चंदन लगाकर लपेट कर रख दिया और फिर एक नींबू को काटकर उसने बुखार के दानव को बुलाने की भूमिका बनाई। और बुखार के दानव को वहां बुलाने के लिए मंगला ने मंत्रों का आवाहन किया। हे भगवान, ये क्या कर रही है? और तभी, आओ चंपा, काल भैरव को दंडवत प्रणाम करो।
कहीं यह दुष्टा कोई चाल तो नहीं चल रही, मुझे सावधान रहना चाहिए। लेकिन चंपा ने दंडवत करने की जगह काल भैरव की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तेरी मौत के साथ ही मेरा यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन मंगला का वार खाली गया और चंपा बच गई। बचाओ बचाओ, यह दुष्टा मुझे मार डालेगी। उफ, यह तो सब उल्टा हो गया। चंपा की चीख सुनकर महल के रक्षक वहां दौड़े आए। अरे महारानी जी को क्या हुआ? यह अपना मुख क्यों छुपा रही हैं? अपना काला मुख छुपाए नहीं तो क्या करे? यह दुष्टा अब मर जाने लायक ही है। गिरफ्तार कर लो इसे महाराज को धोखा दिया है। महल में पहुंचकर चंपा ने सारी बातें सच बता दी। उफ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। अब क्या करूं मैं? राजकुमारी ललिता को कहाँ तलाश करूं? तभी महल के रक्षक मंगला को बंदी बनाकर वहां ले आए। ले जाओ इस दुष्टा को और जिंदा दीवार में चुनवा दो। जो आज्ञा महाराज। मुझ पर रहम करिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। उसने तब तक मित्र वेणु को बुलवा लिया। मित्र, अब बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए हैं हम, हमारी मदद करो। मैं जानता हूँ महाराज कि आपको अपनी राजकुमारी ललिता की तलाश है, तो कोई उपाय करो, हम उसे कहाँ से खोजें? हल्कापुरी के तपोवन में जाकर उसे खोजिए महाराज। वह एक धर्मपरायण नारी है, जरूर किसी आश्रम में अपनी उपासना में लगी होगी। ठीक है, हम अलकापुरी के चारों ओर स्थापित तपोवन में उसे खोजेंगे। फिर देर न कीजिए महाराज। तब अजय पाड़ी वेणु के साथ लेकर ललिता की तलाश में महल से निकल पड़े और कई दिनों तक भटकने के बाद एक स्थान पर पहुंचे जहां एक वृक्ष के नीचे ललिता सन्यासिनी बनी ईश्वर की साधना में लीन बैठी थी। वह देखिए महाराज। कौन? राजकुमारी ललिता? वेणु की आवाज सुन ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी दोनों आंखें खोली। अरे, यह तो वेणु है, लेकिन इसके साथ कौन है? कहीं वह अजय पाणी तो नहीं? और वह बेहोश होकर अजय पाणी के पैरों में गिर पड़ी। राजकुमारी ललिता की यह दुर्दशा देख अजय पाणी भी बेहोश हो गया और नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। वेणु ने तब पानी की छींटे मारकर दोनों की मूर्छा दूर की। उठिए महाराज, वह दुस्वप्न अब समाप्त हो गया है। धन्यवाद मित्र। और अगले ही क्षण, ललिता, मैंने सोचा भी न था कि मैं तुम्हें फिर से पालूंगा। मेरी भी आशा टूट चुकी थी स्वामी, मैं भी अब संसार छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वे दोनों वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक दीवार में चुनती हुई मंगला को देख ललिता खड़ी हो गई। स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह मेरी सहेली है, आप उसे दीवार में क्यों चुनवा रहे हैं? इसने अपराध को देखते हुए यह सजा भी बहुत कम है। नहीं स्वामी, मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, आप इसे छोड़ दीजिए। तुम सचमुच महान हो ललिता, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। सेनापति, इसे छोड़ दीजिए। जो आज्ञा महाराज। उज्जैन नगरी लौटने के बाद दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद एक सन्यासिनी महाराज अजय पाड़ी के महल में आई। कौन? मंगला, मेरी प्यारी सखी, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ललिता, तुमने मुझे नया जीवन देकर प्रायश्चित करने का एक मौका दे दिया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरह से होती है ये कहानी खत्म। तो आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।